हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज ये कही थी कि मैं बीच में ही वीडियो रुक गई थी, तो उसी के आगे ये कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। ठीक है ना, बीच में पता नहीं कैसे रुक गई वीडियो, तो उसी के आगे की ही है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा कि मतलब अधिकार पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो मानवाधिकारों के घोषणा पत्र की धारणा घोषणा पत्र की धारा 29 में ड्यूटी फॉर कम्युनिटी की बात की गई है, यानी समुदाय के लिए कर्तव्य की बात करता है। और ये समुदाय के लिए कर्तव्य के प्रावधान का जो घोषणा पत्र में किया गया है, इसे हम अपने संविधान की मूल कर्तव्य में भी देख सकते हैं। इसलिए अगर हम संविधान में देखें कि मानवाधिकारों का घोषणा पत्र हमारे संविधान के किन किन भागों को प्रभावित करता है, तो मूल अधिकारों, निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में भी देख सकते हैं। तो 1966 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 संविधाओं की घोषणा की गई। एक तरफ आप लिखिए नागरिक राजनीतिक अधिकारों की संविधा 1966, उसी के नीचे लिखिए फिर हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में ये देखे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ लिखिए सामाजिक आर्थिक अधिकारों की संविधा 1966 निर्देशक तत्व के रूप में देखे जा सकते हैं हमारे संविधान में। तो घोषणा पत्र के अनुच्छेद 29 में समुदाय के लिए कर्तव्य की धारणा दी गई, जो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो मूल कर्तव्य क्या, मानवाधिकार, नैतिक अधिकार और ये सब, मतलब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो भारतीय संविधान में अधिकार की बात करें तो संविधान सभा में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ। संविधान सभा में जब हमारा संविधान निर्मित हो रहा था तो बोला गया कि कौन कौन से अधिकार भारत के नागरिकों को दिए जाएं। ये चर्चा हो रही थी उस समय। तत्कालीन समय में देखा गया कि तेज बहादुर सप्रू की एक उप समिति बनाई गई और उनको ये बोला गया कि आप अधिकारों को सही तरीके से लेकर आइए। उन्होंने अधिकारों का एक लंबा दस्तावेज संविधान के सामने रख दिया। अब सवाल ये था कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों को दिए जाएं और कौन कौन से ना दिए जाएं। देखा गया कि इनमें कुछ ऐसे अधिकार थे जो राज्य के द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले थे और कुछ अधिकार ऐसे थे जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए जाने वाले थे। यानी अधिकारों में कुछ अधिकार नागरिक राजनीतिक अधिकार के रूप में थे और कुछ अधिकार सामाजिक आर्थिक अधिकार के रूप में थे। ये सभी तेज बहादुर सप्रू के अधिकारों के दस्तावेज में था। सवाल ये आया कि अगर आप कहते हैं कि नागरिकों को काम करने का अधिकार दिया जाए और ये अधिकार गारंटी युक्त है, मतलब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देना ही देना है। तो सरकार 1950 में इतनी सक्षम नहीं थी कि वित्तीय आर्थिक रूप में हमारी सरकार, हमारा देश इतना मजबूत नहीं था कि ब्रिटेन ने तो हमारा शोषण ब्रिटेन लोग तो यहाँ से हमारा शोषण करके गए थे, हमारे संसाधनों को यहाँ से खत्म करके गए थे। पूरी अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई थी। हमारे सामने बहुत बड़ा संकट का था, आखिर हम कैसे सर्वाइव करें। तो कहा गया कि किस तरीके से ये अधिकार दिए जा सकेंगे, काम का अधिकार, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे ये सब अधिकार, क्या सभी लोगों को ये अधिकार दिए जा सकते थे? तो ये संभव ही नहीं था। सरकार के सामने संसाधन की बाधा बहुत ज़्यादा थी और अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। वो अधिकार जिनको हम तत्काल अभी दे देते हैं और दूसरा वो अधिकार जिनको हम तब देंगे जब हमारे पास संसाधन हो जाएंगे। यानी अगर काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार देना है तो ठीक है, हम इसको भी अपने संविधान में लिख लेंगे, बट हम इसको गारंटेड अधिकारों के रूप में नहीं रखेंगे। हम इसको रखेंगे कि राज्य की इच्छा पर निर्भर है। अगर राज्य सक्षम हो जाएगा तो वह इन अधिकारों को नागरिकों को दे देगा, और सक्षम नहीं है तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं कि इन अधिकारों को न्यायालय में जाकर कोई दावा कर सके। संविधान में अधिकार दिए गए हैं तो राज्य नहीं दे रहा, ऐसा नहीं। तो फाइनली हमारे संविधान में अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक वे अधिकार जो नागरिकों को गारंटेड के रूप में मिलने थे, और एक वे अधिकार जो राज्य या नागरिकों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि अगर वे अधिकार आप नहीं देंगे तो नागरिक न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के द्वारा अधिकार को लागू कराया जा सकता है। और दूसरे वे अधिकार जो राज्य और सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि वह तत्काल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन उन अधिकारों को भविष्य में जब राज्य और सरकारें सक्षम होंगी तो नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। मानवाधिकारों का 1948 का जो घोषणा पत्र था उसमें भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हमारे संविधान सभा के जो मेंबर या सदस्य थे उन लोगों ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ को इनपुट भेजा था अपने आप में महत्वपूर्ण था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 से ही था, जब ब्रिटेन था तब से ही हम सदस्य थे। और
आज़ादी के बाद तो हम इसके सदस्य थे ही। उसके बाद दूसरा ये कि 1948 में मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र जारी किया गया, इसमें जो शुरुआती हस्ताक्षरकर्ता देश थे उनमें भारत भी एक था। भारत ने कई शब्दों को मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में बदलवाया भी। मानवाधिकार के घोषणा पत्र में मैन वर्ड यूज़ किया गया था। ये वर्ड कहीं ना कहीं मैन वुमेन के बीच के अंतर को दिखाता था। भारतीय संविधान सभा के जो लोग थे उनके कहने पर यूएन ने इस घोषणा पत्र में मनुष्य मात्र ह्यूमन बीइंग वर्ड यूज़ किया, और ये बताता है कि हम कितने जेंडर सेंसिटिव हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है ना। यूएन की बातें दुनिया के कोई देश स्वीकार करे या ना करे बाध्यकारी नहीं है। यूएन द्वारा प्रतिपादित मानवाधिकार की अवधारणा का वैधानिक महत्व नहीं है, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। क्या भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार को मानवाधिकार कहा जा सकता है या नहीं? मानवाधिकार एक बड़ा समुच्चय है, ये सारे अधिकारों की जननी है। इनमें से जो अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाता है उसको संवैधानिक अधिकार कहते हैं, और जो अधिकार संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को गारंटेड दिए जाते हैं, यानी वह संवैधानिक अधिकार जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिन्हें नागरिकों से छीना नहीं जा सकता है, और ये अधिकार छीने जा रहे हैं तो बदले में संरक्षण मिलता है। तो इसे हम कहते हैं मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। ये नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए मूलभूत शर्त के रूप में होते हैं। इन्हें फंडामेंटल राइट या ठीक है ना कहते हैं इसको, या फार भी लोग मूल अधिकार ये सब चीज़ें कहते हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। लेकिन सभी मानवाधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है ना। वे मानवाधिकार जो संविधान को गारंटेड दिए जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। जैसे भाग 3 और भाग 4 आप 2 पार्ट में ज़रा लिखिए, इधर उधर थोड़ा सा लिखिए। उसमें लिखिए कि मूल अधिकार एक तरफ लिखिए, उसके नीचे लिखिए कि व्यक्तिगत अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध संरक्षण है, राज्य के नकारात्मक दायित्व हैं, मतलब जो कार्य राज्य को नहीं करने, इस तरीके से राज्य नागरिक राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक गारंटी प्राप्त वाद योग अधिकार, इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार है। दूसरी तरफ लिखिए भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। समूह को प्राप्त अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। ये सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं, अवाद योग्य अधिकार हैं, यानी कि इनके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो यहीं से हम लोगों का वो ख़त्म होता है, क्या बोलते हैं कि भाग मूल मतलब वो अधिकार क्या होता है ये ख़त्म होता है कि अधिकार किसको कहते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे आर्टिकल 12। ये मैं आर्टिकल 12 आपसे नेक्स्ट उसमें बात करूँगी। और हाँ, ये जो वीडियो है ये बीच में रुक गई थी पता नहीं कैसे, तो ये हम उसमें लिख देंगे पहली वाली वीडियो में कि अधिकार क्या होते हैं। पार्ट 2 मतलब दूसरी जगह है, जाके देख लें। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।